अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद आराई, लेक्चरर इन फिज़िक्स। लास्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 4 का अगला सेशन शुरू होता है, सर्कुलर मोशन। और हमारे कोर्स में सर्कुलर मोशन का एक्सटेंडेड पोर्शन है, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए हमें एटलीस्ट ये पहले पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन क्या है। बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर आपको पास्ट याद हो, आपने मोशन को डिफाइन किया था किसी बॉडी की पोजीशन का चेंज होना। फिर मोशन के 3 टाइप्स आपने पढ़े, ट्रांसलेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं और पिछले चैप्टर तक उसका सेशन था। और यहाँ पर सेकंड टाइप ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं आप, सेकंड टाइप ऑफ मोशन, दैट इज सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन क्या है? हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। जो पाथ वो फॉलो करेगी वो डेफिनेटली कोई सर्कुलर पाथ होगी। तो सर्कुलर मोशन को कोई और नाम भी दिया जाता है, दैट इज रोटेशनल मोशन, और आप ऑर्बिटल मोशन भी कह सकते हैं। ऐसे बीच बीच में से कुछ और चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इसी सेशन में। सो सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। इफ अ बॉडी revolves or moves about a fixed point, then it is said to be in circular motion। अगर कोई बॉडी किसी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रही है, चल रही है, तो उस बॉडी के मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। जैसे कि यहां पर हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट कर दिया जाए, इस फिक्स पॉइंट के साथ आप किसी स्ट्रिंग को बांधें और फिर वो स्ट्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट फिक्स कर दें और उसे आप लगातार मूव करवाने की कोशिश करें, तो वो ऑब्जेक्ट इसी पाथ को फॉलो करते हुए मूव करेगा। लगातार वो ऑब्जेक्ट इस किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, सो इस फिक्स पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इस फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ रोटेशन कहा जाएगा। तो सेंटर ऑफ रोटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द फिक्स पॉइंट about which body rotates or revolves, the fixed point about which an object circulates is called what? Center of rotation। ओके, सर्कुलर मोशन में आप दूसरी टर्म जो पढ़ते हैं, जो आपके माइंड में लाजमी होनी चाहिए, वो है सेंटर ऑफ रोटेशन। जब आप सेंटर ऑफ रोटेशन को समझ रहे हैं तो इसके साथ एसोसिएटेड एक छोटी सी और टर्म है, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इसको कैसे समझा जा सकता है, गौर कीजिएगा। पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर उसके बाद कुछ ड्रॉ करके डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, राइट। सो द इमेजिनरी लाइन that passes through the center of rotation and is perpendicular to the plane of rotation is called what?
एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। को किस चीज को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है? वो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ रोटेशन में से गुजर रही हो और प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो, उस इमेजिनरी लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाएगा। इस चीज को मैं ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज गौर कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल डिस्क है, जैसा कि मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं, प्लीज गौर करें। फॉर सपोज हमारे पास कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल डिस्क है और ये डिस्क जिस पॉइंट पर रोटेटेबल है उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर ये डिस्क इस पॉइंट पर रोटेट कर रही है, राइट, कुछ ऐसे, तो फिर इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ रोटेशन, राइट। दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, आई एम रिप्रेजेंटेड बाय सी। और इस पॉइंट में से पास होने वाली इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एम आई राइट? सो this line is axis of rotation and this is the center of rotation and the motion is the rotational motion. okay, so अगर आप plane of rotation देखें तो plane of rotation ये horizontal है, axis of rotation ये कुछ यूं है, vertical है। तो axis of rotation और plane of rotation के दरमियान एंगल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री। तो इस पर एक छोटा सा MCQ है आपके लिए। सो angle between plane of rotation and axis of rotation is always, so choices हैं 0 डिग्री, B 90 डिग्री, C 180 डिग्री, डी 45 डिग्री। सो इनमें से कौन सी चॉइस सही है? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा प्लेन ऑफ रोटेशन है ये, और ये प्लेन ऑफ रोटेशन है, इसके परपेंडिकुलर है ये। ओके, सो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब प्लेन ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं यहां पर एक और व्हील की एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। प्लीज गौर कीजिएगा कि सपोज करें हमारे पास कोई व्हील है एंड दैट व्हील इज लाइक दिस। ओके, इट्स नॉट अ परफेक्ट व्हील बट समझने के लिए काफी है। तो फिर ये वाला पॉइंट जिस पर ये व्हील टर्न कर सकता है, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ रोटेशन। और इस पॉइंट में से पास होने वाली इस लाइन को क्या कहा जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एम आई राइट? ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्लेन ऑफ रोटेशन आपस में किस एंगल पर हैं? आप कहेंगे जी एंगल इन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड प्लेन ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री। ये चीज आपने याद रखनी है, ये भी याद रखना है। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन पर डिपेंड करते हुए सर्कुलर मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? एक है स्पिन मोशन और दूसरा है ऑर्बिटल मोशन। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, depending upon the position of axis of rotation, circular motion is divided into two types। कौन कौन सी? नंबर 1 स्पिन मोशन,
एंड नंबर 2 ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन में क्या डिफरेंस है, गौर कीजिएगा। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक ऑन स्पिन मोशन। हम कहते हैं कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के विद इन लाई करे, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से गुजरे, तो उस बॉडी के मोशन को स्पिन मोशन कहा जाएगा। सो गौर करें प्लीज, इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन lies within the body, then its motion is said to be spin. ओके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाटू का मोशन, आप अगर गौर करें लाटू को, तो लाटू का मोशन कुछ ऐसा होता है। लेट मी ड्रॉ इट रफली फॉर यू। ओके हो सकता है जो आप लाटू चला रहे हैं वो ऐसा ही हो, लेकिन नॉट परफेक्ट बट गुड टू अंडरस्टैंड। अब बेटा लाटू जब मूव करता है, घूमता है, तो किस पॉइंट पर घूमता है? ये अपनी चोंच पर घूमता है। इज इट राइट? इसका मतलब यह हुआ कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन लाटू के अंदर से गुजर रहा है। ओके सो लाटू के अलावा और क्या चीज है जिसका मोशन स्पिन मोशन हो सकता है? आप कहेंगे जी ये व्हील है, इसका मोशन भी स्पिन मोशन है। ओके इसके अलावा क्या और चीज है आपके माइंड में? जी हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं। फॉर सपोज मैं यहां पर खड़ा हुआ, ऐसे घूम रहा हूं, तो ये मेरा मोशन क्या हुआ? स्पिन मोशन। इज इट राइट? मैं इस पेन को ऐसे घुमा रहा हूं, ये कौन सा मोशन हुआ? स्पिन मोशन। हमारे घर में लगे हुआ छत पर पंखा जो है उसका मोशन क्या है? स्पिन मोशन। गाड़ियों के जो व्हील चल रहे हैं उनका मोशन क्या है? स्पिन मोशन। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पिन मोशन। फैन को गौर कर लें। सपोज करें ये हमारे पास कोई सीलिंग फैन है। ओके आई मे ड्रॉ इट लाइक दिस। ओके अब स्पिन मोशन अगर हम इसको गौर करें तो ये पता नहीं क्या बन गया। खैर, तो बेटा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से गुजरेगा? इसके वॉल्यूम में से, इस बॉडी के अंदर से। तो इसलिए इसका मोशन क्या हुआ? स्पिन मोशन हुआ, मोशन ऑफ फैन। इसी तरह मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज द स्पिन मोशन। इसी तरह मोशन ऑफ मून ऑन इट्स ओन एक्सिस। हर प्लैनेट अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। तो रोटेट करना जो टर्म है ये खास करके एसोसिएटेड है स्पिन मोशन से। ओके सो रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ एंड रोटेशनल मोशन ऑफ मून, रोटेशनल मोशन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स ऑन देयर ओन एक्सिस इज स्पिन मोशन। अब हम आ जाते हैं ऑर्बिटल मोशन पर। गौर कीजिएगा कि ऑर्बिटल मोशन क्या है। ऑर्बिटल मोशन के लिए हम कहते हैं कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर हो, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउट ऑफ द बॉडी, then its circular motion is termed as orbital motion। अब आते हैं कि इससे क्या मुराद है। बेटा अगर आप गौर करें किसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, न्यूक्लियस सेंटर में कहीं, इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर घूम रहे हैं, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर से नहीं गुजरता, इलेक्ट्रॉन के अंदर से भी गुजरता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का स्पिन है,
लेकिन यहां पर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इसका मोशन है, कौन सा मोशन हुआ? ऑर्बिटल मोशन. इज इट राइट? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. सो दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं. गौर करें, मैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने की बात कर रहा हूं. इनके रिवॉल्व करने से क्या मुराद है? ऑर्बिटल मोशन. अगर मैं कहूं रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, रोटेट करने से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉन अपने ही स्पिन पे घूम रहा है, तो उसका मोशन स्पिन मोशन. तो स्पिन मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है रोटेशन, और ऑर्बिटल मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है रेवोल्यूशन. याद रखिएगा. इसी तरह सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स का मोशन, सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं. तो प्लैनेट्स का जो मोशन सूरज के इर्द गिर्द है, उस मोशन को आप ऑर्बिटल मोशन कहेंगे. समझ में आ गई कहानी? अब सपोज करें आप कोई रस्सी लें और उसमें कोई ऑब्जेक्ट बांधें, अपने हाथ से उसको ऐसे घुमाएं, तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा? ऑर्बिटल मोशन. ओके, क्लियर है? आगे बढ़ें. सो प्लीज इसको जल्दी से कैप्चर कर लें, हम सर्कुलर मोशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो गौर कीजिएगा, कंटिन्यू करते हैं इसे. सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी होती है तो पॉसिबली उसका मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है और पॉसिबली यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में, अगर हम छत पर लगे हुए पंखे को गौर करें, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, पंखा इनिशियली रेस्ट में है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड पकड़ेगा और फिर वो मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा, और उसके बाद वो मजीद स्पीड गेन नहीं करेगा. तो जब तक वो मैक्सिमम स्पीड गेन कर रहा है, अचीव करने की कोशिश कर रहा है, तब तक उसका मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा नहीं. उस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा, या फिर एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन कहा जाएगा. इसी तरह जब वो पंखा मैक्सिमम स्पीड अचीव कर चुका है और लगातार चल रहा है, अब उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और फिर जैसा कि हमारे यहाँ होता है, कहानी जब शुरू होती है तो फिर लाइट चली जाती है, और पंखा चलते चलते आप गौर करें कि स्लो हो रहा है. इसका मतलब ये है कि या तो लाइट चली गई है या किसी ने उसका बटन बंद कर दिया है. ठीक है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा? क्या अब उसका मोशन यूनिफॉर्म रहेगा? नहीं, अब वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा. तो डिस्कस करते हैं अब इसे. सर्कुलर मोशन, फॉर सपोज बॉडी स्टार्ट हो रही है और बॉडी किसी इसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और सपोज करें कि इस किसी पॉइंट से स्टार्ट हुई है, तो इनिशियल स्पीड कम, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है. तो ये कौन सा मोशन हुआ? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसी तरह अगर मोशन को कंटिन्यू रखते हुए बीच में कोई स्टेट आ जाता है ड्यूरिंग द मोशन, कोई ऐसा स्टेट कि जिसमें बॉडी कोई ऐसी पाथ फॉलो कर रही है, घूम रही है, और मजीद उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, अब क्या होगा? लगातार उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी. ये एरोज वेलोसिटी को शो कर रहे हैं, और एरो की लेंथ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं. इसलिए इन सब एरोज की मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, साइज सेम है. ये शो कर रहे हैं स्पीड कांस्टेंट है. और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर कौन सा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. UCM से आप इसे शो कर सकते हैं. फिर जो स्टोरी मैंने बताई कि लाइट चली गई, ओके, ब्रेक लग गई, ब्रेक लगेगी तो क्या होगा? मोशन तो जारी रहेगा इनर्शिया की वजह से, यकदम तो मोशन नहीं रुकेगा, कुछ देर के बाद रुकेगा. लेकिन ड्यूरिंग द मोशन ऑब्जर्वेशन क्या होगी? वो ये कि पहले स्पीड ज्यादा थी,
फिर स्पीड कम हो गई, फिर स्पीड और कम हो गई, और फिर और कम हो गई। ओके, ये अगर एक्सेलरेटेड है तो ये भी एक्सेलरेटेड होगा। ओके, एक्सेलरेटेड है, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, जिसे क्या कहा जाएगा, डेसेलरेशन। तो ये डेसेलरेटेड है या डेसेलरेशन इसमें होगी, ओके। तो मोशन कौन सा हुआ, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? आप कहेंगे जी ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इज इट राइट? याद रखिएगा, कोई चीज स्टार्ट हो रही है नॉन यूनिफॉर्म, कोई चीज रुक रही है नॉन यूनिफॉर्म। ड्यूरिंग द मोशन अगर स्पीड कांस्टेंट है किसी बॉडी के घूमते हुए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फिर आइए अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे डिफाइन किया जाएगा? इफ अ बॉडी revolves or moves or circulates about a fixed point with constant speed, constant velocity नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी? जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो। यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमे। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे होगी अगर पाथ सर्कुलर होगी, राइट? कांस्टेंट स्पीड हो सकती है। इज इट राइट? तो अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगाए, घूमे, तो उस बॉडी के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। सो गौर करें, इफ अ बॉडी circulates about a fixed point with constant speed, then it is said to be in uniform circular motion। UCM मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, खास करके मैं लिख रहा हूं किसके लिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। ओके, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन फॉलो करे लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उस बॉडी के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। क्या हमारी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की? जी हाँ, बहुत सारी हैं। कोई एक एग्जांपल, पंखा जब मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ले तो उसका मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारी गाड़ी जब मोटरवे पे चल रही है, एक स्पीड पे जाके हमने क्या क्रूज ऑन कर दिया है, हम स्पीड ना तो बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं, तो व्हील्स का जो मोशन होगा, उसके टायर्स का जो मोशन होगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होगा। इज इट राइट? ट्रांसलेशनल मोशन क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सिल पर रोटेट कर रहे हैं। इज इट राइट? सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लीनियर मोशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये चीज़ें हम यहाँ पर लीनियर मोशन में चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। वैसी ही चीज़ें यहाँ पर भी डिस्कस की जाएंगी। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसमें आप एंगुलर वर्ड यूज़ करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर और भी कुछ टर्म्स। इज इट राइट? सो सबसे पहले हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। गौर कीजिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओके, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में टर्न करती है, रिवॉल्व करती है, तो
सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पे वो जो एंगल बनाती है उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। फॉर सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर्स, ये मैं अपनी कोहनी यहाँ पे रख रहा हूँ और मार्कर्स को मैं घुमा रहा हूँ अपनी कोहनी पर, तो गौर करें ये हॉरिजॉन्टल के साथ अभी पैरेलल है, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा घूमे यहाँ पर कोई एंगल बना, इस एंगल को क्या कहा जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज इट राइट? तो एंगल सबटेंडेड बाय अ circulating body at the center of circular path is called angular displacement. Angle subtended by a circulating body at the center of circular path is called angular displacement. अब इससे क्या मुराद है गौर कीजिएगा, मैं यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सपोज करें कि हमारे पास कोई बॉडी है जो किसी इस सर्कुलर पाथ पे मूव करने की कोशिश कर रही है। क्या सर्किल सही है? नॉट परफेक्ट, लेकिन हमारे काम आ जाएगा। ओके, इस सर्कुलर पाथ का कुछ रेडियस, ये सेंटर हुआ और ये इसका रेडियस हुआ। इज इट राइट? ऑब्जेक्ट जो है सपोज कर लें कि वो ये है, इनिशियली ये किसी पी पॉइंट पर है। अगर ये यहां पर काउंटर क्लॉकवाइज मूव करे और काउंटर क्लॉकवाइज मूव करके ये यहां कहीं पहुंच जाए या यहां से आगे बढ़े किसी भी पोजीशन पर, अपनी पोजीशन चेंज करे। ओके, कोई बॉडी सर्कुलेट करते हुए अगर अपनी पोजीशन चेंज करे तो पोजीशन के चेंज करने की वजह से सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ पे जो एंगल बने, ओके, उस एंगल को दिस एंगल ओके इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी बॉडी सर्कुलेट करते हुए सर्कुलर पाथ के सेंटर पे जो एंगल बनाती है, इस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, इससे रिलेटेड दो और टर्म्स आपने याद रखनी होती हैं। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, आर आर्क लेंथ, और यहां पर ये जो आर रेडियस, और यहां पर पी से लेकर क्यू पॉइंट तक जो आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है सर्कुलर पाथ पर, इसे आर्क लेंथ कहा जाएगा। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। अब ये जो आर्क लेंथ है ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। किन दो चीजों पर डिपेंड करती है? थीटा की वैल्यू पर और आर की वैल्यू पर, राइट? अगर थीटा फिक्स कर दिया जाए, स्मॉलर रेडियस के लिए आर्क लेंथ कम होगी, बड़े रेडियस के लिए आर्क लेंथ ज्यादा होगी। फॉर सपोज ये कोई एंगल है, शायद 45 डिग्री है। हम यहां पर दो सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। एक वो सर्कुलर पाथ है जिसके लिए मैंने रेडियस ग्रीन से शो किया है, एक दूसरी सर्कुलर पाथ है ये छोटे वाली, जिसके लिए मैं रेडियस को ब्लैक से शो कर रहा हूं, R2 और ये R1। कौन सा रेडियस बड़ा है? R1। जहां रेडियस बड़ा है वहां पर आर्क लेंथ भी बड़ी है, जहां रेडियस कम है वहां पर आर्क लेंथ भी कम है। इज इट राइट? तो पता चला कि आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ थीटा। S is directly proportional to R. Arc length is directly proportional to radius for fixed value of theta, that is angular displacement. आर्क लेंथ की वैल्यू एक और चीज पर भी डिपेंड करती है। वो चीज क्या है? थीटा। फॉर सपोज आपके पास दो सर्कुलर पाथ्स हों, दोनों सेम साइज की हों, जैसे कि मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। एक सर्कुलर पाथ आपके पास ये और दूसरी सर्कुलर पाथ आपके पास ये। एम आई राइट? दोनों के रेडियस सेम है, ये सेंटर और ये रेडियस। इज इट राइट? इसका भी रेडियस जो है उतना ही है।
अब गौर करें, यहां पर सपोज करें कोई बॉडी यहां इस पॉइंट से टर्न करके 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए पहुंची यहां पर। ओके, कितना एंगल है, सपोज कर लेंगे 30 डिग्री, और यहां पर बॉडी एंगल बनाती है 60 डिग्री का और यहां पहुंची। एम आई राइट? अब गौर करें, जो आर्क लेंथ ट्रेवल हुई है, ये आर्क लेंथ यहां पर और ये आर्क लेंथ यहां पर। ओके, किस केस में आर्क लेंथ ज्यादा है? डेफिनेटली यहां। कहां ज्यादा? जहां थीटा की वैल्यू ज्यादा। सो थीटा हमने कितना लिया यहां पर? 60 डिग्री। सो यू कैन सी दैट आर्क लेंथ ज्यादा होगी अगर थीटा ज्यादा, आर्क लेंथ कम होगी अगर थीटा की वैल्यू कम। तो यहां से पता चला कि आर्क लेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? थीटा के, फॉर फिक्स्ड आर। रेडियस अगर फिक्स कर दिया जाए तो आर्क लेंथ जो है थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों रिलेशनशिप्स को मिलाकर हमारे पास कुछ बनता है, दैट इज एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये याद रखिएगा, S is equals to r theta, where S is the arc length, r is the radius, theta is the angular displacement. What is S? Arc length. What is r? Radius. And what is theta? Angular displacement. Am I right? अब इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट डिफाइन करेंगे। इसका यूनिट्स ओके। तो इसका SI यूनिट क्या होता है? हम कहते हैं कि इसका SI यूनिट है रेडियन। क्या? रेडियन। रेडियन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? हम कहते हैं कि अगर आर्क लेंथ किसके बराबर हो? रेडियस के। तो फिर हम अगर थीटा ड्राइव करें इसी फार्मूला को लेकर, तो थीटा किसके बराबर होगा? S अपॉन आर। और S और R अगर आपस में बराबर है तो आप R अपॉन आर लिख सकते हैं, आपस में कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। ये कब हुआ? जब S आर्क लेंथ और रेडियस आपस में बराबर हैं। ओके, यहां पर फोकस करें प्लीज फॉर अ व्हाइल, कि अगर ये रेडियस सपोज करें ये कितना है 1 मीटर और ये आर्क लेंथ भी कितनी है 1 मीटर, तो फिर यहां पर जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी 1 रेडियन। अगर ये रेडियस यहां पर, तो ये रेडियस ज्यादा है। ओके, अगर ये रेडियस सपोज करें ये रेडियस है 0.5 मीटर और ये आर्क लेंथ भी 0.5 मीटर है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यहां पर जो एंगल बनेगा, इस वक्त ये बराबर नहीं है, रफली बराबर है, लेकिन अगर ये आपस में बराबर हों तो यहां जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 रेडियन। तो रेडियन को डिफाइन कैसे किया जाएगा प्लीज गौर कीजिएगा। इट इज द एंगल subtended by a circulating body at the center of circular path by an arc equal in length किसके इक्वल? टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। एम आई राइट? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हुए इस आर्क लेंथ की वजह से सेंटर पे एंगल बनाए, और वो एंगल 1 रेडियन कब होगा? जब ये आर्क लेंथ और रेडियस आपस में बराबर होंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से कुछ और चीजें भी निकाली जा सकती हैं। सो प्लीज इसको कैप्चर करें, हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज आगे बढ़ें। सो
प्लीज गौर कीजिएगा आगे। ये हिस्सा इस चैप्टर का काफी इंटरेस्टिंग है, सो गौर करें। बेटा हमें पता है कि थीटा किसके बराबर है, एस अपॉन आर। अगर एक पूरी सर्कुलेशन हो जाए तो कितने रेडियन बनेंगे पता किए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। सो फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन आर्क लेंथ कितनी होगी? आप कहेंगे जी अगर एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हो रही है तो यहां से लेकर दोबारा यहां आने में जो आर्क लेंथ ट्रेवल हुई है वो आर्क लेंथ कितनी होगी? आप कहेंगे जी सरकमफेरेंस के बराबर। ओके, एक पूरी रेवोल्यूशन में आर्क लेंथ किसके बराबर होगी? सरकमफेरेंस के। और सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। तो फिर थीटा किसके बराबर होगा? ये वैल्यू यहां पर एस के जगह पुट कर दें तो आपको थीटा मिलेगा 2 पाई आर अपॉन आर। आर आर में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें थीटा कितना मिला? 2 पाई, और इसका यूनिट क्या है? रेडियन। इज इट राइट? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने रेडियन हुए? 2 पाई रेडियंस। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास कोई सर्किल हो, यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं सर्किल। अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किल हो जिसके हम 4 हिस्से बना दें तो फिर यहां से यहां तक ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए, एक पूरा चक्कर हुआ तो कितने रेडियंस हो गए? 2 पाई रेडियंस। एम आई राइट? और ये यहां पर आधा चक्कर हुआ तो 2 पाई का आधा कितना हुआ? पाई रेडियंस। ओके, यहां पर क्वार्टर द साइकिल में इसका भी आधा हुआ, पाई बाय 2 रेडियंस। ओके, और अगर उससे भी ऐसे कर दिया जाए तो उसका भी आधा, पाई बाय 4 रेडियंस। इसको मजीद फिल करेंगे थोड़ी देर के बाद, गौर कीजिएगा। इसका एक और यूनिट भी है जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं और वो है डिग्री। डेली लाइफ यूजेज जो है इसका वो है डिग्री। सो डिग्री को कैसे डिफाइन किया जाएगा? अनदर यूनिट ऑफ थीटा इज डिग्री। ओके, अब डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे जी अगर कोई बॉडी सर्कुलेट कर रही है, सर्कुलेट करते हुए एक पूरा चक्कर लगाए और उस पूरे चक्कर में जो भी आर्क लेंथ कवर हो उसको 360 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक हिस्सा सर्कुलर पाथ के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दैट विल बी 1 डिग्री। सो यू मे से दैट इट इज 3/60th पार्ट of 1 complete revolution. Okay, are you getting me? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे और आप उस सर्कुलर पाथ को 360 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दें, हर एक हिस्सा जो सेंटर पे एंगल बनाएगा दैट विल बी 1 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज हुई? आप कहेंगे जी एक रेवोल्यूशन में जो थीटा हुआ वो हुआ 360 डिग्रीज। इज इट राइट? और अगर फिर आप एक रेवोल्यूशन को 360 हिस्से बना दें, आप क्या करें? इसको 360 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो यहां पर भी 360 से डिवाइड कर दिया जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। तो आप कहेंगे 1 revolution if divided into 360 parts then each part will be equal to 1 degree. Okay,
अब आते हैं रिलेशनशिप इन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। रेडियंस और डिग्रीज के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, प्लीज गौर कीजिएगा। रिलेशनशिप in between radians and degrees. Okay, we have studied that one revolution contains how many radians? 2 pi radians. And we have also studied that one revolution contains some degrees. How many degrees? 360 degrees. इसका मतलब हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करवा सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। यहां से अगर आप 2 पाई को उधर शिफ्ट कर दें तो आपको क्या मिलेगा? 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 पाई डिग्रीज। अगर आप इसको सॉल्व करें 2 पाई की वैल्यू पुट करके, तो आपको मिलेगा कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्रीज। ओके, एक रेडियन 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। इसी तरह 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी वो आप इसमें से ड्राइव कर सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 57.3 रेडियंस। ओके, तो आपको 1 डिग्री किसके बराबर मिलेगी? आप ये रिलेशन भी याद रख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके जो मिलेगा वो भी याद रख सकते हैं। 0.01745 रेडियंस। इज इट राइट? 1 डिग्री कंटेन्स हाउ मेनी रेडियंस? 0.01745 रेडियंस। अब आते हैं कुछ और खास चीज जो कि आपने याद रखनी है। प्लीज यहां पर इस हिस्से पर फोकस करें कि सपोज करें आपके पास ये कोई सर्कुलर पाथ है, एक रेवोल्यूशन पूरी हुई। ओके, सपोज करें यहां से स्टार्ट करके हम यहां पर दोबारा पहुंचे, एक रेवोल्यूशन हो गई, तो यहां पर कितने डिग्रीज हुए? 360 डिग्रीज। या फिर कितने रेडियन हुए? आप कहेंगे जी 2 पाई रेडियंस। ओके, अब अगर ये रेवोल्यूशन आधी हो रही है तो कितने डिग्रीज हुए? आप कहेंगे जी 180 डिग्रीज। हाउ मेनी डिग्रीज? 180। रेडियंस कितने हो गए? पाई रेडियंस हो गए, 2 पाई रेडियंस यहां पर। अब अगर इसको और आधा कर दिया जाए तो यहां पर ये कितने रेडियंस हो गए? आप कहेंगे जी 90 डिग्रीज हुई हैं ये, और रेडियन हुए हैं पाई बाय 2। इसको और आधा कर दें, कितनी डिग्रीज? 45 डिग्रीज। रेडियन कितने हुए? पाई बाय 4। ओके, अब उसके बाद यहां पर अगर हम कुछ ड्रॉ करें, ये कितने डिग्रीज हो सकता है? शायद 30 डिग्रीज। कितने रेडियन होंगे? पाई बाय 6 रेडियंस। ओके, यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं, ये शायद ये रफली, नॉट एक्यूरेटली बट रफली, कितने डिग्रीज? 60 डिग्रीज। तो कितने रेडियन हुए बेटा? पाई बाय 3 रेडियंस। ओके, एंड सो ऑन। ये रिलेशनशिप 30 डिग्री पाई बाय 6 के बराबर है। फिर से 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा, पाई बाय 6 और ऐड कर लें, फिर 30 पाई बाय 6 और ऐड कर लें, और ऐसे ऐड करते जाएं तो आपको बहुत सारे रिलेशनशिप्स मिल जाएंगे। तो फिर आपने किन किन डिग्रीज के लिए बनाने हैं वो बनाकर अपने पास याद कर लें। 30 डिग्री कर दिया, 45 कर दिया, 60 कर दिया, 90 कर दिया। अब आपने क्या याद करना है? 120 डिग्रीज। मैं अभी लिख सकता हूं लेकिन आपने रेडियंस लिखने हैं। ओके, 135 डिग्रीज कितने रेडियंस के बराबर है? 150 डिग्रीज कितने रेडियन के बराबर है?
270 डिग्रीज कितने रेडियन के बराबर है? ये आपकी असाइनमेंट है, आप ये कर लें प्लीज। ओके बेटा, यहां पर स्टोरी खत्म नहीं होती है, रेडियन की डायमेंशन हमने याद रखनी है। रेडियन की डायमेंशन क्या होती है? हम कहते हैं चूंकि ये रेशियो है एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान, आर्क लेंथ भी डिस्टेंस है, रेडियस भी डिस्टेंस है, लेंथ और लेंथ दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये डायमेंशन लेस होगा। सो रेडियन इज डायमेंशन लेस। रेडियन क्या होता है बेटा? डायमेंशन लेस होता है। वाई? बिकॉज थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, डिस्टेंस की डायमेंशन एल अपॉन आर डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन भी एल, आपस में कैंसिल, दैट इज 1। दैट इज वाई वी सेड दैट इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। प्लीज इसे कैप्चर करें तो हम एंगुलर वेलोसिटी की तरफ बढ़ेंगे। डन? ओके जी, एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपको याद रहना चाहिए एंगल सबटेंडेड बाय अ सर्कुलेटिंग बॉडी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी को याद रखने के लिए आपको वेलोसिटी की जनरल डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और वेलोसिटी की जनरल डेफिनेशन चैप्टर 3 में हमने पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी फिर क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity is what? Rate of change of angular displacement. Rate of change of angular displacement is called angular velocity। आसान तरीन लफ्जों में याद रखना है, एंटी टेस्ट वालों के लिए इतना काफी है। ओके जी, सपोज करें कि हमारे पास कोई बॉडी है जो किसी सर्कुलर पाथ में घूम रही है। सर्कुलर पाथ में इसे ड्रॉ कर लेता हूं, परफेक्ट सर्कुलर पाथ ड्रॉ हो जाएगी। चलें जी, ये हमारे पास कोई परफेक्ट सर्कुलर पाथ हो गई। अब इस पाथ का जो सेंटर हुआ वो ये होगा। ओके, इस पाथ का जो रेडियस होगा वो ये होगा। ओके, एम आई राइट? अब ये बॉडी जब इनिशियली टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है तो किसी इस पॉइंट पर है P, और अगर ये रिवॉल्व करती है कुछ यूं तो थोड़ी देर के बाद शायद ये इस किसी पॉइंट पर होगी, तो यहां पर ये कोई एंगल बनाएगी। इस एंगल को आप θ1 का नाम दे सकते हैं, और इस पॉइंट पर Q पर ये पहुंची तो इसने कुछ आर्क लेंथ ट्रेवल की है, आप इसको S1 का नाम दे सकते हैं when t टाइम इज इक्वल्स टू t1। इसी तरह अगर ये बॉडी अपने मोशन को जारी रखे और ये यहां पहुंच जाए when t इज इक्वल्स टू t2, और इस ये यहां पर अपने इनिशियल स्टेट के साथ कोई एंगल बनाएगी, इस एंगल को अब क्या कहा जाएगा? θ2। तो फिर Q से R तक जाने में कुछ चेंज आया है, आप कहेंगे जी ये चेंज है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ चेंज है, आप कहेंगे जी ये चेंज है। तो ये चेंज कितना है? आप कहेंगे डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1। टाइम कितना कंज्यूम हुआ? डेल्टा t इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। तो फिर एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू θ2 माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर यही इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ टाइम कितनी कर दी जाएगी? इतनी छोटी कि वो 0 को अप्रोच करे। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा?
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इज इट राइट? एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। एंगुलर वेलोसिटी कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करने का कोई ना कोई रूल होगा, उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट पर बात करेंगे। सो एंगुलर वेलोसिटी का अगर यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट क्या होगा, याद रखें एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी जाए तो थीटा अपॉन टी, तो थीटा का यूनिट क्या होता है बेटा, रेडियन, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो फिर इसका एसआई यूनिट क्या हुआ, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड एसआई यूनिट। क्या इसके अलावा भी इसके यूनिट्स हैं? हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल हैं, यूनिट्स इसके बहुत सारे हैं। कौन कौन से? डिग्रीज पर सेकंड, ठीक है, रेवोल्यूशंस पर सेकंड, रेवोल्यूशंस पर मिनट, ओके, जिसको आरपीएम भी कह सकते हैं, आरपीएम। इज इट राइट? तो फिर इनकी कन्वर्जन हमने याद रखनी है, कन्वर्जन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। ऐसा यूनिट इसका क्या है, रेडियन पर सेकंड। तो 1 डिग्री कितने रेडियन पर सेकंड, 1 डिग्री पर सेकंड कितने रेडियन पर सेकंड के बराबर है, बड़ी आसानी से पता किया जा सकता है। 1 डिग्री पर सेकंड इज इक्वल टू 1 डिग्री कंटेन्स हाउ मेनी रेडियंस, आप कह सकते हैं 0.01745 रेडियंस पर सेकंड। इसी तरह रेवोल्यूशंस पर सेकंड, रेवोल्यूशंस पर सेकंड, 1 रेवोल्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी रेडियंस, इनमें से 2 पाई। तो फिर रेवोल्यूशंस पर सेकंड, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, हाउ मेनी रेडियंस इज कंटेन्ड बाय 1 रेवोल्यूशन, 2 पाई रेडियंस, ओके, अपॉन सेकंड एज इट इज। तो ये किसके बराबर हुआ, 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ओके। 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस पर सेकंड, 2 पाई रेडियंस पर सेकंड। अब आते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, ओके, रेवोल्यूशन पर मिनट। हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस हैं, 2 पाई रेडियंस, ओके। एक मिनट में कितने सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स। सो 2 1s the 2, 2 30s the 60, तो 1 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट कितने रेडियन पर सेकंड के बराबर हुआ, आप कहेंगे जी पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। अब इस पर कुछ छोटे छोटे सवालात हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो फॉर सपोज मैं सवाल करूं फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक, जो एनालॉग वॉल क्लॉक है उसकी सेकंड वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी मालूम करें रेडियंस पर सेकंड में, ओके। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ seconds hand of analog wall clock in radian per second, राइट। कैसे मालूम किया जाएगा, बहुत आसान है। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन टी। थीटा कितना, 1 रेवोल्यूशन, अपनी तरफ से कंसीडर करें। एक रेवोल्यूशन पूरा करती है सेकंड वाली सुई कितने टाइम में, आप कहेंगे जी 60 सेकंड्स में, ऐसा ही है। तो टाइम कितना कंज्यूम होगा एक रेवोल्यूशन के लिए, 60 सेकंड्स। एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस हैं, 2 पाई रेडियंस। ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस डिवाइडेड बाय 60 seconds. So 2 1s the 2, 2 30 is there. So this is equals to pi by 30 radian per second. Okay.
अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड, एमसीक्यू नहीं दे रहा मैं आपको, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, आपने सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ एनालॉग वॉल क्लॉक इन रेडियंस पर सेकेंड। दूसरा सवाल है आपके लिए, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्स हैंड ऑफ एनालॉग वॉल क्लॉक इन रेडियंस पर मिनट। और करें, यहां पर मैंने यूनिट चेंज कर दिया है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हुए ख्याल कीजिएगा। अब आ जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस, डायरेक्शन पर बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन लाजमी होगी। इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम राइट हैंड ग्रेस्प रूल यूज करते हैं। ओके, राइट हैंड ग्रेस्प रूल क्या बताता है, इसको मैं ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूं, गौर कीजिएगा। इस डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड ग्रेस्प रूल। ओके, अब अपना राइट हैंड ऐसे ग्रेस्प करेंगे, अब ये डायग्राम ठीक ठीक बना है, बहुत अच्छा नहीं बना है, इज इट राइट? तो आपने क्या किया, अपने सीधे हाथ को टर्न कर लिया कुछ ऐसे कि ये जो आपकी उंगलियां हैं टर्न हुई हुई, ये किस डायरेक्शन में हो, मोशन की डायरेक्शन में। तो फिर ये जो अंगूठा होगा ये किस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा, ये स्पेसिफाई करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इज इट राइट? राइट हैंड ग्रेस्प रूल ये कहता है curl the fingers, turn the fingers of your right hand in the direction of motion, then the thumb will point out the direction of angular velocity। मैं ये रूल भी लिख देता हूं, turn the fingers of your right hand in the direction of motion, then thumb will point the direction of omega। कैसे, गौर कीजिएगा, इस पर कोई डेमोन्स्ट्रेशन भी ले लेते हैं। सपोज करें हमारे पास कोई व्हील है, and that wheel is like this। okay, this is the point of rotation, और ये सपोज करें किसी इस डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। ओके, ये आपके पास क्या कौन सी लाइन हुई, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। आप क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को टर्न करेंगे। ओके, किस डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में। तो अंगूठा जिस तरफ भी होगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, एंगुलर वेलोसिटी की। ओके, इसी तरह एक और आपके पास एग्जाम्पल है कि सपोज करें कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल व्हील है। ओके, और अब ये टर्न कर रहा है कुछ ऐसे। अगर ये कुछ ऐसे टर्न कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, या तो ये अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, बट हमेशा
अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगी। तो बताएं बेटा, अपवर्ड होगी? नहीं जी, रोटेशन तो इस तरफ है ना, तो फिर आपको अपने हाथ को ऐसे टर्न करना पड़ेगा, आपका अंगूठा डाउनवर्ड होगा, तो भी इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी? डाउनवर्ड्स। ओके, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड्स। याद रखें, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड along the axis of rotation, perpendicular to the plane of rotation but parallel to the axis of rotation. ये पॉइंट भी मैं यहां पर लिख देता हूं, एंगुलर वेलोसिटी is always directed perpendicular to the plane of rotation and along the axis of rotation. ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है। फॉर सपोज हमारी छत पे लगा हुआ पंखा टर्न करता है, उसका प्लेन ऑफ रोटेशन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड या अपवर्ड एक्ट करेगी। ओके, प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर है? अब आ जाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का एक छोटा सा सेशन है, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, मैं इसी का छोटा सा कोई हिस्सा इरेज कर देता हूं, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर इसकी डायमेंशन कर लेते हैं, ठीक है? ओके जी, डायमेंशंस ऑफ ओमेगा। इसकी डायमेंशंस क्या हो सकती हैं? हमें पता है कि ओमेगा किसके बराबर है? थीटा अपॉन टी। थीटा की डायमेंशन क्या है? थीटा का यूनिट क्या है? रेडियन, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। रेडियन की डायमेंशन क्या है? आप कहेंगे ये रेडियन तो डायमेंशन लेस है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। और सेकंड की डायमेंशन क्या? टी। टी को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ओमेगा किसके बराबर आया? ओमेगा की डायमेंशन टी पावर -1। ओके, सो ये डायमेंशन सेम है फ्रीक्वेंसी के जैसी। दिस इज सेम दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज सेम दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। सो एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का सेशन कंप्लीट हुआ। याद रखिएगा कुछ चीजें, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, राइट हैंड ग्रेस्प रूल से, उसका प्लेन ऑफ रोटेशन के साथ क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ क्या रिलेशन है, पैरेलल, और उसके साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों कहा जाता है? एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फ्रीक्वेंसी के जैसी ही है। क्या डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के जैसी ही है? क्या डायमेंशन है? टी पावर -1। इज इट राइट? ओके, यहां तक आप कैप्चर कर लें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।